1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है रिजर्वेशन के ऊपर, और ये जजमेंट पिछले जितने भी जजमेंट होते हैं रिजर्वेशन के ऊपर उनको पलट के रख देता है। जहाँ पे 7 जज की बेंच बैठती है, जिसको लीड करे होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिसका कहना होता है कि ST/ST क्लास होमोजेनस क्लास नहीं है, उसमें भी सब क्लासिफिकेशन करना अलाउ होना चाहिए। और यहाँ पे एक क्रीमी लेयर की बात भी आती है कि क्रीमी लेयर ST/ST क्लास में भी है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्रीमी लेयर नहीं होगी ST/ST में। पर उसी के साथ साथ ST/ST क्लास इस जजमेंट से इतनी नाराज़ हो जाती है कि वो 21 अगस्त को भारत बंद बुलाती है। पर आखिर ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है क्या, इसका क्या कहना है, और साथ ही में ये रिजर्वेशन की डिबेट जो वापस से चालू हो गई है, इसकी सच्चाई क्या है। आखिर कैसे जो रिजर्वेशन जो आज़ादी के समय था और जो आज है वो इतना अलग कैसे है, और आखिर क्या सच्चाई है। हम में से ज़्यादातर लोग रिजर्वेशन के बारे में विचार तो रखते हैं, पर बहुत कम ही लोग उसका इतिहास और उसके आज के प्रावधान की सच्चाई जानते हैं। तो चलिए जानते हैं रिजर्वेशन की वो सच्चाई जो हमें बहुत कम पता है, और इस क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को। तो मैं हूँ आशीष लक्ष्मी और आज हम जानेंगे रिजर्वेशन के बारे में। इसका तुम्हारी जाति से क्या संबंध है सर? हमारे टीचर कहा करते थे कि कास्ट जो है माइंडसेट है उसका असर होता ही है। मैं जेई की प्रिपरेशन करी है मैंने 1 साल, बट वही मेरे 91 का कट ऑफ था और मेरे 89 आए थे, और मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% से रह गई। इस रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर के टॉपिक को समझने के लिए हमें 4 चीज़ें हैं ज़रूरी समझना। सबसे पहले कि रिजर्वेशन क्या है, दूसरा कि रिजर्वेशन आखिर कहाँ से आया है और ये क्यों है, और आखिर इसका इतिहास क्या है, तीसरा कि रिजर्वेशन कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और चौथा जो सबसे ज़रूरी है कि रिजर्वेशन क्या आज के समय में मायने रखता है, जिसमें हम क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं रिजर्वेशन को 2 शब्दों में बयां करूँ तो अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कि अनरिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्वेशन लाया जाता है, ताकि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो सेक्शन भी आगे आ सके और उतना ही भाग ले सके जितना एक कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन ले रहा है। पर इसमें एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि रिजर्वेशन तो पॉवर्टी इरेडिकेशन करने के लिए है, जिसमें मैं एक लाइन कहूँगी, रिजर्वेशन इज़ अबाउट रिप्रेजेंटेशन नॉट पॉवर्टी इरेडिकेशन। जिसका मतलब है कि रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी ज़रूरी नहीं है बल्कि सोशल इक्वालिटी भी ज़रूरी है। जहाँ पे रिजर्वेशन ये नहीं कहता है कि वो किसी का समानता का अधिकार छीन रहा है, बल्कि रिजर्वेशन ये कहता है कि वो सबको राइट टू अपॉर्चुनिटी देगा, सबको सही तरीके की अपॉर्चुनिटी देगा। जो स्ट्रांग है उनसे वो उनका अधिकार नहीं छीनेगा, बट जो वीक है उनको थोड़ी सी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देगा, अफर्मेटिव एक्शन। पर इसके आगे हम देखते हैं कि रिजर्वेशन आखिर आया क्यों। हमने ये तो देख लिया कि वो रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है, पर इंडियन सोसाइटी का रिजर्वेशन के दूसरी सोसाइटी के रिजर्वेशन से अलग है। अमेरिका में जैसे रिजर्वेशन रेशियल बेसिस पे है, इंडिया में कास्ट बेसिस पे है। पर आखिर क्या हुआ था कि इंडिया में जो रिजर्वेशन ST/ST से शुरू हुआ था वो आज SC/SC OBC और EWS भी हो गया है। तो चलिए जानते हैं। इसको समझने के लिए हमें इंडिया का इतिहास समझना पड़ेगा कि आखिर ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्यों आया। दरअसल इंडिया में पहले 4 वर्ण होते थे, जो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर एक बात नोट करने वाली है कि पहले जब ये आए थे कास्ट सिस्टम तो ये कर्म के आधार पे थे, जहाँ पे अगर आप ब्राह्मण जैसे काम करते हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था। पर जैसे जैसे धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास और मनुस्मृति आई तो उसी के चलते ये सिस्टम रिजिड होने लग गया, और ये कर्म के आधार पे ना होके जन्म के आधार पे हो गया। और जब ये शिफ्ट कर्म के आधार से जन्म के आधार पे हो गए तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, जिस पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये रिजिड होता गया वैसे वैसे सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई, जहाँ पे शूद्र को एक बहुत ही खराब नज़र से देखने जाने लग गया। जो शूद्र वर्ग था उसे रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिल रहा था और साथ ही में आगे आने का भी नहीं, और इसी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार शुरू हो गए, जहाँ पे हम देखते हैं ये अत्याचार इतने बढ़ चुके थे कि 1900s में भी एक कुछ जगह पे लोअर कास्ट की औरतों को अपर पार्ट की क्लोथिंग नहीं अलाउ थी, और अगर वो रखती थी तो उन्हें टैक्स भरना पड़ता था। जहाँ पे इतनी सोशल इनइक्वालिटी बढ़ चुकी थी, वहीं पे हम देखते हैं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हो जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट 1902 में आता है, जहाँ छत्रपति शाहूजी महाराज, जो कि महाराष्ट्र कोल्हापुर के, जो कि महाराष्ट्र में है, वो 1902 में 1902 में
रिजर्वेशन लाते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन सिस्टम में, और ये सबसे पहली देन होती है रिजर्वेशन की इंडिया में। पर रिजर्वेशन की और मांग बढ़ती है जैसे जैसे B.R. अम्बेडकर का राइज होता है। B.R. अम्बेडकर अपने माँ बाप के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी, पर इस सोशल इनइक्वालिटी के वो भी चपेटे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इसको बहुत विरोध करते हैं और वो कास्टिज्म का बहुत बॉयकॉट करते हैं, जिसकी वजह से अपने क्लास के लिए रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिसी पहले से चलती है, वो यहाँ पे यूज़ करते हैं और 1930s में कम्युनल अवार्ड लाते हैं, जिसका ये कहना होता है कि अब रिप्रेजेंटेशन मिलेगी दलित समाज को भी, जिसकी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट के आने की बात होती है, जिसका कहना होता है कि सिर्फ एक समाज के ही लोग खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में और सिर्फ एक समाज के ही लोग वोट दे सकते हैं। इसको मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया है, आप इसे बाद में देख सकते। पर अगर मैं ब्रीफ में बताऊं इस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात में, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करता था, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ रिप्रेजेंटेटिव किसी एक समाज के थे बल्कि वोटर्स भी एक ही समाज के थे, जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इसका कस के विरोध किया और वो अनशन पे बैठ जाते हैं। महात्मा गांधी लोअर कास्ट के रिप्रेजेंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं रखते थे, बल्कि वो SC/ST क्लास को हरिजन यानी हरि के जन कह के पुकारते थे, जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए और इस अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए वो टॉयलेट भी साफ करते हैं। पर जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आती है तो वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सोसाइटी को डिवाइड करता है। पर वहीं पे अम्बेडकर इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। पर जैसे ही महात्मा गांधी अनशन पे बैठते हैं तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में नेगोशिएशन यानी बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो लोग एक फैसले पे आते हैं जिसमें ये डिसाइड होता है कि ठीक है, दलित समाज को या SC/ST क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिल पाएगा, पर हाँ रिजर्वेशन जरूर दी जाएगी। और इसी की वजह से 1947 में रिजर्वेशन आता है। पर आपने एक चीज़ देखी, ये रिजर्वेशन का सिस्टम फिर सिर्फ पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, ना कि एजुकेशनल सिस्टम में। जी हाँ, जब रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में था, ना कि एजुकेशनल सेंस में। इसको सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में रखा गया था और सिर्फ 10 सालों के लिए रखा गया था। पर हाँ, एजुकेशनल सिस्टम के लिए कोई बाउंड्री नहीं थी। एजुकेशनल रिजर्वेशन कुछ स्टेट लाना शुरू करते हैं, पर इसका विरोध किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस जारी होते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के विरोध में है, जिसमें कि 1950 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आती है और इस केस का नाम होता है चंपकम दोरई रजन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है कि राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है एजुकेशनल टर्म्स पर। इसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला अमेंडमेंट लाती है, जहाँ पे वो ये कहती है अगर किसी भी बैकवर्ड क्लास को आगे लाने के लिए कोई रिजर्वेशन एजुकेशनल टर्म्स से भी रखा जाता है तो उसे रखने दिया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 15(4) और 16(4) जुड़ता है। और इसी के आगे हम देखते हैं कि कैसे एजुकेशनल टर्म में रिजर्वेशन आता है। पर यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि सिर्फ पॉलिटिकल टर्म में ही कहा जाता है कि 10 सालों के लिए रिजर्वेशन होगी, पर एजुकेशनल टर्म में कोई भी लिमिट नहीं। आगे हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे बहुत सारे जजमेंट आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा चेंज मंडल कमीशन से आता है। जैसा मंडल कमीशन जनता पार्टी के समय 1977 के समय आता है बीपी मंडल के अंदर, पर इसको तब इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया जाता है और इसको इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ 1989 में लाया जाता है वीपी सिंह की सरकार के अंदर, जहाँ पे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन की बात होती है 27% यानी 27% के लिए, जिसकी वजह से देश में बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि अब मेरिट तो कोई बात ही नहीं करता है। पर आगे हम देखते हैं कि इंदिरा सोहानी केस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है आप ओबीसी को रिजर्वेशन तो दे सकते हैं, पर इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी होगा और यही से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। पर अभी तक कोर्ट ने ये नहीं कहा होता है कि ST/SC क्लास में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आएगा। जहाँ 2004 में तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि ST/SC क्लास एक होमोजेनस क्लास है, उसमें कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। पर उसी जगह आज के इस जजमेंट ने ये कहा है कि नहीं, उसमें भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। पर आखिर ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कैसे होता है इसकी भी कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर हम क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अब हम रिजर्वेशन की इम्प्लीकेशन पे जाएंगे जो बहुत कम ही लोगों को पता है। जैसे रिजर्वेशन हमें पता तो है कि हमारी सोसाइटी में है, पर हमें ये नहीं पता कि वो आखिर इम्प्लीमेंट कैसे होती है। जहाँ पे 2 मेन टाइप्स होते हैं रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के। पहला होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। जहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन वर्टिकली होता है, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊँ तो इसका ये कहना होता है कि मान लीजिए 100 सीट है जिसमें से 10 सीट SC के लिए रखी गई हैं, 5 सीट्स ST के लिए रखी गई हैं, 25 सीट्स OBC के लिए रखी गई हैं और 10 सीट्स EWS के लिए रखी गई हैं। बाकी की बची हुई सीट अनरिजर्व रखी गई हैं। और ये अनरिजर्व वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर कोई SC/ST की क्लास का इंसान
इंसान अगर टॉप सेकंड रैंक या थर्ड रैंक में आ जाता है तो उसे रिजर्वेशन में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो मेरिटोक्रेसी के हिसाब से आया है। पर वहीं पे हॉरिजॉन्टल ये कहता है कि नहीं, अगर कोई 15 सीट है एससी की, तो अगर वो सेकंड रैंक में भी आया है तब भी उसको रिजर्वेशन में चुना जाएगा, जो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फिक्स कर देता है सीटें, पर वहीं पे वर्टिकली फिक्स नहीं करता है। वो पहले मेरिटोक्रेसी के हिसाब से 50 में चुनता है और फिर रिजर्वेशन के हिसाब से। पर आप ये सोच होंगे कि आखिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहाँ लगता है। जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है एससी, एसटी और ओबीसी क्लास पे, वहीं पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है वुमेन यानी औरतों पे, और ऐसे ही रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। पर आगे अगर हम चलें तो अभी तक हमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं जाना है। जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1992 में इंदिरा सोहानी केस से आया था। जजमेंट में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ठीक है, आप 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हो, पर क्रीमी लेयर है यानी उस क्लास में जो ऊपर लोग हैं, जो पहले से आगे आ चुके हैं, पहले से इक्वालिटी यानी बराबरी में आ चुके हैं, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा रिजर्वेशन से। पर ये सिर्फ ओबीसी के लिए होता है। पर आगे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 2004 में ये कहता है कि एसटी एसटी एक होमोजेनस क्लास है, इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। पर आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, कि सब क्लासिफिकेशन भी है, और साथ ही में 4 जज ये भी फेवर करते हैं कि हाँ, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए एसटी एसटी में, वो जरूरी है। जहाँ पे जो लोग क्रीमी लेयर के फेवर में है, उनका ये कहना होता है कि ये कहीं ना कहीं एसटी एसटी क्लास को और मदद देगी। जो लोग पहले से आगे आ चुके हैं उनको एक्सक्लूड करके, जो लोग नीडी हैं, जो लोग सही में जरूरत रखते हैं इन रिजर्वेशन की, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। पर वहीं पे हम विपक्षी का देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, क्रीमी लेयर कहीं ना कहीं एसटी एसटी क्लास की रिप्रेजेंटेशन हटाती है। पर इसमें एक चीज़ है, क्रीमी लेयर को सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी से ही नहीं गिना जा रहा है। जहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता है कि अगर आप इकोनॉमिकली इक्वल हो तो ही आपको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, बल्कि ये भी कहता है कि अगर आप सोशली इक्वल हो, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और इन सब पोस्टों में जो लोग आते हैं उनको मेनली एक्सक्लूड किया जाएगा, जो हाई पोजीशंस में होते हैं, जो इकोनॉमिक और सोशली दोनों इक्वालिटी ले चुके हैं। और यही था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, और मैं होप करती हूँ कि रिजर्वेशन का टॉपिक आपको समझ भी आया हो, और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी और ये डिबेट भी। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है रिजर्वेशन के बारे में जितना भी इतिहास था वो सब बताने की। अब मैं चाहूँगी आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि रिजर्वेशन हमारे देश को पीछे ले जा रहा है, या रिजर्वेशन उन लोगों को मौका दे रहा है आगे आने का जो पहले से ही पीछे हैं।